नमस्कार सभी को। देखिए, हमें 2029 की पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारा गोल पोस्ट जो है वो 4.5 साल के अंतराल पर हमें दिखाई देगा। मुझे लगता है कि हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि 2047 की पॉलिटिक्स जो है और 2047 का भारत हमें कैसा दिखना चाहिए, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक विजन है और जिसकी वो चर्चा करते रहे हैं। जो आपने प्रश्न किया है, इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए हमें एक्चुअल में ये समझना जरूरी है कि जब नरेंद्र मोदी को उस जलजले के बाद, भूकंप के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने कॉल किया था कि आप गुजरात जाइए, तो खुद मोदी जी ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं किसी कार्यकर्ता की अंत्येष्टि में शमशान घाट में खड़ा हुआ था। मुझे रत्ती भर भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुझे गुजरात भेजा जा सकता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के। जो नरेंद्र मोदी तब तक काउंसलर का भी चुनाव नहीं लड़े थे, असेंबली तो छोड़ दीजिए, उनको कहा गया था कि आप जाकर के गुजरात को संभालिए। और मैं तो चूंकि वहां गया था, उस समय मैं अमर उजाला में हुआ करता था, तो मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था। कच्छ और भुज, उस इलाके को मैंने देखा था किस तरीके की तबाही हो गई थी। और आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है कुछ गुजरात से भी हों, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि उस भूकंप के अगले 2-2.5 साल के भीतर ही गुजरात अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। वो पूरा इलाका फिर से खड़ा हो गया था। 2004 से लेकर के 2014 के बीच का कालखंड देख लीजिए, 10 ही वर्ष का था। 2014 से लेकर के 2024 का कालखंड देख लीजिए, ये भी एक ही दशक का है। 2014 में जब चुनाव हुए और उसके परिणाम आए तो कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। 10 साल बाद जब 2024 में फिर रिजल्ट आए तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर है। एक नैरेटिव जो ये बनाया जाता है, और किनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा गढ़ा गया, किनके द्वारा प्रचारित किया गया, जो 1984 के बाद लगातार भारत की जनता के द्वारा ठुकराए जा रहे हैं। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को अंतिम बार बहुमत मिला था। और वो बहुमत भी क्यों मिला था, प्रचंड बहुमत क्यों मिला था, भूल जाते हैं हम लोग कई बार। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी के साथ एक बेचारा शब्द लग गया था कि बेचारे की मां को उनके ही सुरक्षा कर्मियों ने प्रधानमंत्री आवास में ही मार दिया है। तो वो प्रचंड बहुमत उनको मिल गया था। उसके बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी या डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार बनी, तो वो किन किन के सहयोग से, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। और वो सरकारें चली भी तो किस तरीके से चली। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने भी अगर 1996 तक अपना कार्यकाल बनाए रखा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर के कुछ और लोगों को किस तरीके से खरीदा और वो मामले कोर्ट कचहरी तक गए, यानी भ्रष्ट तरीके अपनाए गए सरकार को बनाए रखने के लिए। और मनमोहन सिंह के समय तो क्या क्या पाप नहीं हुए हैं। तो मेरा कहना एक्चुअल में ये है, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। आप सब सुधी जन हैं और सबको पता है कि हर चौथे 5वें दिन भ्रष्टाचार की किस किस तरह की खबरें आती थी, पढ़ने को मिलती थी। आज 2G हो गया, आज कोलगेट हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। मैं जहां रहता हूं एनसीआर दिल्ली में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरठ है। तो जब मैं अपने घर से निकलता था मेरठ के लिए,
तो पहला जाम मुझे झेलना पड़ता था मुरादनगर में, दूसरा जाम गंग नहर के पुल पर, तीसरा जाम मोदी नगर में मुझे झेलना पड़ता था। और मेरठ पहुंचते पहुंचते, घर पहुंचते पहुंचते पता लगा कि 3.5-4 घंटे खत्म। और जो खून फूकता था उस जाम में, तेल फूक रहा है गाड़ी का वो तो अलग बात है, लेकिन जो खून फूकता था वो अलग बात थी। आज जब मुझे मेरठ जाना होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि मुरादनगर में जाम में मिलेगा या गंग नहर में या मोदी नगर में मिलेगा। मैं ठीक 1 घंटा 10 मिनट में अपने घर पे होता हूं। एक शानदार एक्सप्रेसवे बन गया है। ये जो 10 साल का कालखंड है और वो जो 10 साल का कालखंड था, अगर दोनों की तुलना कर लेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि भारत की जनता अब क्या ठान चुकी है, कितनी क्लियरिटी उसके मन में आ गई है। तब कहीं भी बम फट रहे थे, कहीं भी धमाके हो रहे थे, कहीं भी खून खराबा हो रहा था, पत्थरबाजी हो रही थी हमारी सेना के ऊपर। अलगाववादियों के सुर क्या थे, अलगाववादियों के नेता देश के प्रधानमंत्री से मिल करके फोटो शूट करवाते थे। वही यासीन मलिक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनको श्रीनगर से उनकी मांद से ही सुरक्षा कर्मियों ने उठा करके जेल में ठूंसा था। ये जो परिवर्तन हुआ है, देश नहीं चाहता है कि हम 1984 में लौटें। देश नहीं चाहता है कि हम उस 10 साल के कालखंड में लौटें जहां मुद्रास्फीति की दर भी 10% से ऊपर थी, जहां पर भारत सरकार के 2 मंत्रालय एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आज अगर किसी प्रोजेक्ट का शिलान्यास होता है तो उसका इन्हीं 5 सालों के भीतर हम उद्घाटन होते हुए भी देखते हैं, लोकार्पण होते हुए भी देखते हैं। ये जो बदलाव हुआ है, मैं वो चीजें नहीं दोहराना चाहता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, वो बताएंगे कि तब कितने हवाई अड्डे थे, आज कितने हवाई अड्डे हैं, तब कौन कितने डेवलपमेंट वाला अगला इसमें रखिए। तब कितने मुरादनगर थे, कितने मोदी नगर थे, कितने गंग नहर के पुल थे। आज सरपट दौड़ती हुई गाड़ियां हैं। हमारा जीवन कितना आसान हो गया है। एक मोबाइल फोन में ही सब कुछ है। आपको बिल भरना है, आपको फ्लाइट आपकी बुक करानी है, आपको कैंसिल करानी है, कुछ भी कराना है, इससे आप आराम से करा रहे हैं। पहले लंबी लंबी लाइनें लगती थी। आज देश का जो सम्मान है पूरी दुनिया में, वो किस तरीके से बढ़ा है। एक साख है, हमारे पासपोर्ट की भी एक साख है। तो जितना बदलाव हुआ है उसमें कोई नहीं चाहेगा कि हम 2004 और 2024 के एरा में लौटे। हम चाहते हैं कि 2029 ही नहीं, 2047 तक यही आबो हवा रहे, यही माहौल रहे और देश जो है विकसित कहलाए जाकर। ये 2029 को लेकर के जो विकल्प पेश किए जा रहे हैं अनुपम के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, अभी वैकेंसी खाली कहाँ है? ये तो मैं लगातार मानता हूं सर। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, 74 साल की उम्र में जो नरेंद्र मोदी विमान की सीढ़ियां भाग करके चढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम अलग अलग राज्यों में देखें, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में कोई है क्या जिसको हम 2029 में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते? बिहार में तो है नहीं, मैं अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं। महाराष्ट्र में कोई दिखता है क्या आपको? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल में मुझे कोई चेहरा बता दीजिए जिस पर पूरे देश की निगाहें जाकर के टिकती हों। उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको विकल्प के तौर पर एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि उनको मोदी जी का स्थान लेना चाहिए। लेकिन अभी मोदी जी रहने वाले हैं। इस देश की जनता, ये देश उनको कहीं जाने नहीं देगा। और 2024 में उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। 1960-62 के बाद निरंतरता में तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करके
2029 में वो ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के, जिसको आने वाली पीढ़ियां शायद कभी तोड़ नहीं पाएंगी, और जिनको प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी पता नहीं कब से मंसूबे लगाए बैठी हैं, और रोज उनके बाल वाल संवारती हैं नहाने के बाद, और उनको डायपर पहनाती हैं। वो उस आदमी को ये देश कभी प्रधानमंत्री बनाएगा जो लंदन में बैठ करके या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में बैठ करके ये कहता है कि हमारी संसद बेकार, हमारा मीडिया बेकार, हमारी न्यायपालिका बीमार, और हमारा लोकतंत्र भी जो है खत्म हो चुका है। ऐसे आदमी को ये देश कभी प्रधानमंत्री स्वीकार करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भूल जाइए, प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं है, और नरेंद्र मोदी ही कंटिन्यू करें।